हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर चैनल पाथफाइंडर फॉर नेट जेआरएफ। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एग्रीकल्चर ज्योग्राफी में जो प्रादेशिकरण हुआ है उसमें भी व्हीटलसी ने किस तरह से विश्व के जो कृषि प्रदेशों को बांटा है। कितने भागों में बांटा है व्हीटलसी ने? 13 भागों में बांटा है, ये हम सब जानते हैं और ये महत्वपूर्ण टॉपिक है व्हीटलसी का। कृषि प्रादेशिकरण, प्रादेशिकरण और कृषि भूगोल से यह हमेशा ही महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है। अगर हम एग्रीकल्चर ज्योग्राफी की बात करें तो नेट जेआरएफ एग्जाम में निश्चित रूप से एक क्वेश्चन कम से कम इससे आता ही आता है हर बार जब भी आप एग्जाम देते हो। और आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड एग्जाम में भी यह टॉपिक महत्वपूर्ण है, इसमें भी कम से कम एक क्वेश्चन तो इससे आएगा ही आएगा। तो आज से जो हम चालू कर रहे हैं वो है टॉपिक वाइज आपको पढ़ाना, वो टॉपिक जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन आते ही आते हैं उन सभी टॉपिक्स को हम यहाँ पे कवर करेंगे। फर्स्ट ग्रेड एग्जाम हुआ, नेट जेआरएफ एग्जाम हुआ, उन सभी के लिए ये टॉपिक आपके महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो कौन सा है? व्हीटलसी का कृषि जलवायु प्रादेशिकरण, यानी किस तरह से वो कृषि को विश्व में कृषि प्रदेशों को बांटते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारे लेक्चर अच्छा लगता है तो चैनल को लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब जरूर करना। साथ ही साथ अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम लिंक को भी ज्वाइन कर सकते हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो वहां पर आपको हमारे जितने भी वीडियो है उनसे रिलेटेड पीडीएफ और जो भी आने वाले वीडियो है उनके लिंक वगैरह सभी वहां पर आपको अवेलेबल हो जाते हैं। तो ज्यादा से ज्यादा लोग हैं वो उसे ज्वाइन कर ले। और साथ ही हमारी ऐप भी आने वाली है जो आज या कल में आप लॉन्च हो जाएगी, तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जब वो आ जाएगी तो उसका लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। तो चलिए कृषि भूगोल में हम प्रारंभ करते हैं व्हीटलसी का वर्गीकरण। तो कृषि प्रदेश क्या होते हैं ये हमें जानना जरूरी है, और कृषि प्रदेश से पहले हम ये जाने कि कृषि क्या होती है ये भी तो हम जाने, तभी तो हम उसको प्रदेशों में बांटेंगे। तो कृषि होती क्या है? कृषि शब्द को अगर हम माने तो उसका विकास है वो संस्कृत से हुआ है ना? संस्कृत से हुआ है। संस्कृत में एक जो शब्द है किससे? कृष्य से हुआ है। कृष्य से क्या बनी है? कृषि बनी है, जिसका जो अर्थ होता है वो होता है जोतना या सींचना। किसे जोते हुए? भूमि को। भूमि को जोतकर जो हमें प्राप्त होता है, उत्पाद जो हमें प्राप्त होते हैं उसे हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। और अगर हम इसे लैटिन भाषा में जिसे हम बोलते हैं एग्रीकल्चर, जो कहां से निकला है? लैटिन भाषा से निकला है, उससे हम बात करें तो इसका मतलब है एग्री यानी लैंड या फील्ड। क्या होता है एग्री यानी? या तो लैंड या फिर होता है फील्ड। और कल्चर, कल्चरा यानी इसका अर्थ होता है द केयर ऑफ या कल्टीवेशन, जिसका अगर हम संयुक्त रूप से अर्थ मिलाएं तो उसका अर्थ क्या होता है? भूमि को जोतकर फसल प्राप्त करना या पैदा करना, यही क्या है? कृषि है। यानी हम भूमि को जोतेंगे और उससे हम फसल उत्पादन करेंगे, उससे ही हम क्या कहते हैं? कृषि कहते हैं। लेकिन धीरे धीरे जैसे हम इसमें आगे बढ़ते हैं तो कृषि में अनेक सारी चीजें हैं वो जुड़ती जाती है। अब वो कैसे जुड़ती है? तो जिम्मरमैन है, जिम्मरमैन ने सुना है संसाधन होते नहीं बल्कि बनाए जाते, ये फेमस परिभाषा है जिम्मरमैन की, और ये एग्जाम में बहुत बार पूछी जाती है। ये परिभाषा किसने दी? तो उन्हीं ने, जिम्मरमैन ने क्या है कि कृषि के बारे में भी परिभाषा दी। कब दी? 1951 में। 51 में ये परिभाषा देते हैं और बोलते हैं कृषि के अंतर्गत कौन कौन सी चीजें शामिल होती है? कृषि के अंतर्गत वो चीजें शामिल होती है जो भूमि से जुड़ी हुई है। ठीक है, भूमि से जुड़ी हुई है। सभी मानवीय कार्य जिनसे क्या होता है? खेत का निर्माण होता है, खेत बनते हैं। खेत में हम क्या करते हैं? फील्ड में कृषि कार्य करते हैं ना। उसमें जुताई भी शामिल है, बुआई शामिल है, फसल उगाना शामिल है, सिंचाई करना भी उसमें शामिल होता है। इसमें शामिल होता है पशुपालन, मत्स्य पालन और अन्य जीवों का पालन भी इसी में ही शामिल होता है। आदि क्या होते हैं? कृषि में सम्मिलित होते हैं। इन सभी को मिलाकर क्या बनता है? अपना कृषि बनता है। अब इसके बाद में अगर हम चले तो कृषि भूगोल क्या होता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो कृषि भूगोल क्या होता है?
वैज्ञानिक दृष्टि से जब हम अध्ययन करते हैं कृषि के क्रियाकलापों का, जो कृषि के क्रियाकलाप है, जो हम कार्य करते हैं कृषि में, उन सभी का जब हम वैज्ञानिक ढंग से अध्ययन करते हैं तो उसे ही हम कृषि भूगोल में सम्मिलित करते हैं। तो यहाँ तक आई होप आप सभी को कृषि की जो परिभाषा है, कृषि में कौन कौन सी चीजें शामिल होने वाली है, वो आपने समझ गए होंगे। अब चलते हैं, व्हीटलेसी ने क्या कहा। व्हीटलेसी ने भी कृषि के बारे में बताया कि कृषि क्या होता है। प्रादेशिकरण कर रहा है ना, वो विश्व के कृषि प्रदेशों को बांट रहा है, तो ऑब्वियसली है कि वो कृषि के बारे में तो बताएगा, एग्रीकल्चर के बारे में तो बताएगा। तो व्हीटलेसी क्या बोलते हैं, द यूज ऑफ ह्यूमन एफर्ट विद द ऑब्जेक्ट ऑफ एक्वायरिंग प्रोडक्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल ओरिजिन इज कॉल्ड एग्रीकल्चर। यानी क्या होता है, मानव प्रयासों से जब आप भूमि से पादप और पशु मूल के उत्पादों को प्राप्त करते हैं, उस उद्देश्य से आप मानव प्रयास करते हैं। जैसे भूमि से पादप और पशु वाले, जैसे पशु चारा खाते हैं और वो चारा कहाँ से आता है, भूमि से आता है, ठीक है। तो जितना अच्छा चारा, जितना ज्यादा चारा आप खिलाएंगे उतना ज्यादा दूध और मांस आपको प्राप्त होगा। तो जो भूमि से जब मानव प्रयासों द्वारा आपको कृषि और पशु उत्पाद प्राप्त होंगे, पादप और पशु मूल के उत्पाद प्राप्त होंगे, वही मानव प्रयास क्या है, आपका कृषि कहलाता है। तो इस तरह से आप मानव प्रयास उसमें करते हैं। तो ये परिभाषा दी थी व्हीटलेसी ने। अब आते हैं कृषि प्रदेशों पर। तो कृषि प्रदेश में जाने से पहले हमने कृषि जान लिया, अब हम जानते हैं प्रदेश क्या होते हैं। प्रदेश होते हैं एक ऐसे क्षेत्र जिसमें समान भौगोलिक, आर्थिक और सामाजिक दशाएं पाई जाती हैं। जैसे शहरी प्रदेश है ना, तो जितने भी शहर है उनमें एक जैसी विशेषताएं पाई जाती है, जितने ही गांव है उनमें एक जैसी विशेषताएं पाई जाती है। जैसे औद्योगिक प्रदेश, औद्योगिक प्रदेशों में एक जैसी विशेषताएं पाई जाती है, उनमें इंडस्ट्री होती है ना। और जो रूरल प्रदेश है, ग्रामीण प्रदेश हो गया या राजधानी जो देश हो गया, तो जो प्रदेश होते हैं उनमें सांस्कृतिक और सामाजिक विशेषताएं, आर्थिक विशेषताएं, वो सभी तरह की एक जैसी पाई जाती है। परंतु कृषि प्रदेशों में क्या होगा, तो कृषि प्रदेशों में भी वही विशेषताएं पाई जाती है। कृषि प्रदेशों में भी क्या पाया जाता है, एक जैसा कृषि प्रकार उनमें पाया जाता है। तो विश्व कृषि प्रदेश की संकल्पना गतिज है, यानी बदलती रहती है। जैसे हम हैं आज, जैसे हमने माना कि ये राजस्थान वाला जो क्षेत्र है उसे हम सब बाजरे का कृषि प्रदेश के नाम से जानते हैं, यहाँ पे बाजरा ही ज्यादा होता है, ठीक है। लेकिन अब मक्का उगाने लग जाए तो उसमें जो परिभाषा है, जो प्रदेश है, वो चेंज हो जाएगा, है ना। तो इसी तरह से जो कृषि प्रदेश है या प्रदेश की जो परिभाषा है वो गतिशील है, वो बदलती रहती है, ठीक है, वो स्थिर नहीं है। जैसे जैसे मानव प्रगति करेगा, मानव नई नई टेक्नोलॉजी लाएगा, उस तरह से उस प्रदेश की जो परिभाषा है, उसका प्रकार है, क्लासिफिकेशन है, वो चेंज होता रहेगा। तो ये हमेशा गतिज परिभाषा है, गतिज प्रकार का ये है, रहता है, ये स्टेबल नहीं रहता। ऐसा नहीं कि आपने इसे बाजरा प्रदेश घोषित कर दिया तो ये आने वाले 100 साल, 200 साल, 1000 सालों तक ये बाजरा प्रदेश ही रहेगा, नहीं, वो चेंज भी हो सकता है। या हमने किसी प्रदेश को है जो विस्तृत गहन कृषि प्रदेश घोषित कर दिया तो वो गहन कृषि प्रदेश रहे या ना रहे ये जरूरी नहीं है। तो ये गतिज संकल्पना है, ये आपको ध्यान में रखना है, इससे क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। कृषि तथा प्रदेश दोनों ही क्या होते हैं, अर्थ और समय के साथ साथ परिवर्तन होते रहते हैं। भूगोलवेताओं ने इसे अपने अपने ढंग से निर्धारित करने का प्रयास किया है। तो उस प्रयास में अगर हम बात करें तो बुचानन ने 1959 में प्रयास किया, ठीक है, ये परिभाषा, और गिलबर्ट ने 1960 में इसमें प्रयास किया और प्रदेशों को विभाजित करने का प्रयास है वो किया है। और भी भूगोलवेता है जिन्होंने अपने अपने प्रयास किए हैं। जैसे अगर इस प्रयासों के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि कृषि प्रदेश है वो इस तरह का वह भाग है, वह क्षेत्र है जहां कृषि विशेषताओं, विशेषकर पैदा की जाने वाली फसलों में समानता होती है। ऐसा कृषि प्रदेश होगा जैसे कपास पेटी अमेरिका में पाई जाती है ना, मक्का पेटी, वहां कपास पेटी में कपास ही पाया जाता है, मक्का पेटी में मक्का ही पाया जाता है। तो वही प्रदेश है, वही है जो कृषि प्रदेश की विशेषता होती है, जहां पर क्या हो,
फसलों में जो पैदा की जाने वाली जो फसल है उसमें समानता पाई जाती है, एक समानता उसमें पाई जाती है। और आसपास के क्षेत्रों में पर्याप्त विषमता मिलती है, और आसपास के क्षेत्रों से अलग भी होता है। कपास पेटी उन्हीं क्षेत्रों तक सीमित होगी ना जहां पे कपास उत्पादन होगा, वहां पे थोड़ी चली जाएगी जहां पे बाजरा उत्पादन होगा, नहीं जाएगी। तो जो पास वाला जो प्रदेश है, उसके पास वाला जो क्षेत्र है, उससे उसमें विषमता व्याप्त होगी, उससे वह थोड़ा सा अलग जरूर होगा। और कृषि प्रदेश से हृदय क्षेत्र तो आसानी से पहचाने जा सकते हैं, लेकिन दो कृषि प्रदेशों के मध्य जो सीमा निर्धारण है वो कठिन कार्य हमेशा रहता है। तो इसे मैं समझा देता हूं। देखो ये है, ये हम मानते हैं ये क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है जहां पर आप कौन सा उत्पादन कर रहे हो, कपास। ये हृदय क्षेत्र है यानी बीच वाला क्षेत्र है, ठीक है। इस कपास क्षेत्र से चारों ओर, इस कपास क्षेत्र से चारों ओर आपको गन्ना पेटी मिलती है। कौन सी पेटी मिलती है, गन्ना पेटी। ये कौन सा है, गन्ना पेटी। तो दोस्तों आप ये तो पहचान सकते हो, ये बीच वाला जो क्षेत्र है वो किस में है, कपास में है। और ये भी पहचान सकते हो कि ये जो क्षेत्र है, ये जो क्षेत्र है वो गन्ना में है, और ये वाला जो क्षेत्र है वो कपास में है। परंतु ये जो थिन लाइन है इन दोनों के बीच वाली, इस लाइन में ना ही तो कपास और ना ही गन्ना, दोनों ही उत्पादन हो रहे हैं। तो वो उस लास्ट सीमा का कृषि प्रदेशों में जो समस्या आती है, वो समस्या ये आती है कि कपास प्रदेश यहां पर है, ठीक है, और गन्ना प्रदेश यहां पर है, लेकिन वहां पर तो गन्ना प्रदेश समाप्त हो रहा है और वहां पे कृषि कपास प्रदेश समाप्त हो रहा है। ये बताना बड़ा मुश्किल रहता है। आप ये बता सकते हैं कि वहां पर कपास प्रदेश है तो कपास प्रदेश यहां पर है, लेकिन इससे लास्ट सीमा कहां पर है, सेंटर आप बता सकते हैं, लेकिन इसकी सीमा जो लास्ट लाइन है वो बताना मुश्किल रहता है। ये कृषि प्रदेशों की एक सामान्य विशेषता में पाया जाता है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। यानी दोनों जो सीमांत वाला, सीमा और सीमांत जानते हैं, तो सीमांत में दोनों तरह से लक्षण इसमें विद्यमान रहते हैं, तो इसे ये बताना थोड़ा मुश्किल रहता है। अब दोस्तों कृषि प्रदेशों को बांटने के लिए बहुत सारे जो मेथड है वो यूज में लिए गए। जैसे सबसे पहले जो चलता था ब्रिटिश द्वारा परंपरागत उपागम जिसे हम कहते हैं, तो परंपरागत उपागम में क्या होता था, 1940 में ये चलाया, तो उसमें एक फसल को महत्वपूर्ण मान लिया जाता है। एक फसल जैसे बाजरा हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, एक क्षेत्र है उसमें बहुत सारी फसलें हैं, लेकिन जो एक फसल जो प्रधानता से उपजाई जा रही है, वहां पे जहां प्रधानता से प्रोडक्शन उसका हो रहा है, उस फसल के आधार पर ही उस क्षेत्र का नाम दे दिया जाता है। जैसे भारत में यह पद्धति प्रमुखता से यूज में लाई जाती है, गेहूं प्रदेश, चावल प्रदेश, है ना। तो और फसलें भी उगाई जाती है, लेकिन जो फसल ज्यादा प्रमुखता से उपजाई जाती है उसे इसका नाम दे दिया जाता है। फिर एक है फार्मिंग पद्धति उपागम, यानी फार्मिंग पद्धति के आधार पर आप वैसे बांटते हैं। जो पहला था परंपरागत, उसमें हमने भौतिक जो चीजें थी उसको ज्यादा यूज में लिया था, लेकिन फार्मिंग पद्धति में हम आर्थिक चीजों को ध्यान में देते हैं, किस आधार पर, कौन से टेक्नोलॉजी से, किस तरह से हम उसमें यूज लेते हैं। जैसे पश्चिमी यूरोप वाले देश, ऑस्ट्रेलिया हो गया, न्यूजीलैंड हो गया, आपका यूएसए हो गया, इसमें ये टेक्नोलॉजी यूज में ली जाती है, ये उपागम यूज में लिया जाता है। जैसे फिर और बहुत सारे हैं, बहु पद्धति, शस्य संयोजन उपागम, है ना। लेकिन इन सब पे बेसिस हम निकालें तो दो आधार हमारे पास बनते, एक होता है भौतिक आधार पर, है ना, यानी हम किस आधार पर निकालते हैं, फिजिकल आधार पर। भौतिक में कौन से हो जाएंगे, जलवायु, मृदा, है ना,
जल की उपलब्धता हो गई, वर्षा वैसी होती है, मिट्टी की उपजाऊपन कैसा है, इन सब चीजों के आधार पर हम इसे बांटते हैं। और दूसरा कौन सा है, आर्थिक उपागम, जिसमें उस क्षेत्र में किस तरह से कौन सी पद्धति यूज में ली जा रही है, कितना मशीनीकरण है, कितना यूरिया यूज में लिया जा रहा है, वो सारी पद्धतियां हम लाते हैं। तो दो बेसिक चीजों पर हम इसे बांट सकते हैं। तो भौतिक उपागम में क्या करते हैं, कृषि को प्रभावित और नियंत्रित करने वाले कारकों में प्राकृतिक वातावरण है, जो प्राकृतिक वातावरण है उसका महत्वपूर्ण रोल रहता है। और ये हम जानते हैं, ऐसा क्षेत्र जहां पे कम वर्षा होती है तो वहां पे मोटे अनाज होंगे, और जहां पे ज्यादा वर्षा होती है वहां पे चावल होगा। ऐसा तो है नहीं कि ज्यादा वर्षा वाले में तो आप है जो बाजरा उगाए, और जो कम वर्षा वाला है उसमें आप चावल उगाए। ऐसा नहीं हो सकता ना। जो जिस तरह की जलवायु के लिए जो पौधा बना है वो उसी तरह की जलवायु में आएगा। जिस तरह की मिट्टी है वो मिट्टी भी उसे चाहिए ही चाहिए। तो ये प्राकृतिक वातावरण है, वो सबसे ज्यादा कृषि को प्रभावित करता है और सर्वव्यापी योगदान भी रखता है। अतः कुछ भूगोलवेताओं ने क्या करा, भौतिक तत्वों के आधार पर, जैसे जलवायु, मृदा आदि के आधार पर कृषि प्रदेशों को बांटने का प्रयास किया है, जिसमें हंटिंगटन है। हंटिंगटन ने भौतिक उपागम के आधार पर, भौतिक आधार पर इसे बांटने का प्रयास किया है। और इसने विश्व को 4 प्रमुख परिमंडलों में बांटा है। 4 प्रमुख परिमंडल कौन से, ऐसे क्षेत्र, पहला क्षेत्र को क्या बताया, एक ऐसा क्षेत्र है जो कृषि के लिए सर्वथा अयोग्य है, यानी उसमें कभी कृषि हो ही नहीं सकती। तो जो नहीं हो सकती तो वो नहीं हो सकती कौन सा, जैसे टुंड्रा वाला प्रदेश हिमाच्छादित रहता है हमेशा, जैसे मरुस्थल वाला प्रदेश, इसमें भी कृषि नहीं हो सकती। फिर उसने दूसरा बताया कि ऐसा प्रदेश जिसमें कृषि हो तो सकती है परंतु फिर भी वह अयोग्य है ना। ऐसा प्रदेश है जिसमें कृषि हो सकती है लेकिन वहां पर फिर भी होती नहीं है, जैसे सदाबहार वन वाला क्षेत्र। ज्यादा वर्षा होती है, विविधताएं ज्यादा है, और वर्षा इतनी ज्यादा होती है कि मिट्टी से जो उपजाऊ तत्व बहकर चले जाते हैं। तो इस वजह से क्या होता है, इस वजह से वह क्षेत्र क्या होता है, अनुपजाऊ बन जाता है। या फिर टेगा वाला प्रदेश, टेगा वाला प्रदेश जहां पर भी जो उपजाऊपन है वो नष्ट हो जाता है। ठीक है, तो इन क्षेत्रों में कृषि हो सकती है लेकिन यहां पर फिर भी नहीं होती है। फिर वो आते हैं कौन से क्षेत्रों में, कृषि के लिए ऐसे क्षेत्र जिनमें अनिश्चितता व्याप्त है। अनिश्चितता यानी कृषि होती तो है लेकिन ये नहीं पता कि कितनी उत्पादन होगा या नहीं होगा, ये भी हमें नहीं पता। जैसे मानसून जलवायु वाला प्रदेश, अगर वर्षा हो जाती है अच्छी तो आपका उत्पादन ज्यादा हो जाएगा, अगर वर्षा नहीं होती है तो उत्पादन में क्या आ जाएगी, कमी आ जाएगी। यानी कृषि होती है लेकिन ये नहीं पता कि कितनी होगी, तो वो अनिश्चितता वाले प्रदेश में आ जाएगा। और चौथा उन्होंने बांटा, तो वो कौन सा बांटा, ऐसा प्रदेश जो कृषि के लिए सर्वथा योग्य है, जहां पर निश्चित रूप से क्या होता है, वर्षा और फसल उत्पादन है वो निश्चित रहता है। जैसे पश्चिमी यूरोप वाला प्रेरी वाले मैदान हो गए, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश हो गए, जो चीन तुल्य जलवायु वाला प्रदेश है, यानी महाद्वीपों के पूर्वी तटीय प्रदेश हो गए, है ना। तो ये वाले जो प्रदेश है वो किसमें आएंगे, कृषि के योग्य प्रदेशों में उन्होंने शामिल किए हैं। तो इस आधार पर हंटिंगटन ने बांटा। फिर आ जाते हैं जोनासन ने भी इन्हीं आधारों में बांटा। और जीवन प्रदेश इन्होंने क्या करा, जोनासन ने विश्व को जीवन प्रदेश यहाँ पे जीवन है ना। और एक दूसरा कौन सा बांटा, मृत प्रदेश, जहां पे कृषि उत्पादन नहीं हो सकता। इन दशाओं के आधार पर 5 भागों में बांटा। कितने भागों में बांटा है, 5 भागों में बांटने का इन्होंने प्रयास किया है। तो अगर हम बात करें जीवन प्रदेश में, तो जीवन प्रदेश कितने हो जाएंगे, तो जीवन प्रदेश में जैसा आपका उष्णकटिबंधीय जीवन प्रदेश है ना, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन वाला, लेकिन वहां पर कृषि होगी या नहीं होगी, वहां पर कृषि नहीं होगी। विषुवत रेखीय प्रदेश है, ये जीवन प्रदेश है लेकिन कृषि नहीं होती है। अगर हम मृत प्रदेश की बात करें तो कौन सा, उपोष्ण
है ना, उष्णकटिबंधीय था, यह है उपोष्णकटिबंधीय मरुस्थलीय प्रदेश। ठीक है, मरुस्थलों में उत्पादन होता है, वनस्पतियां मिलती है, नहीं मिलती, तो वो प्रदेश इसमें आ जाएंगे, मृत प्रदेश में आ जाएंगे। फिर हम बात करते हैं जीवन प्रदेश में, तो उपोष्णकटिबंधीय भूमध्य सागरीय प्रदेश, ठीक है, महाद्वीपों के पश्चिमी भाग में, है ना, मध्य महाद्वीपों में, तो इनमें जीवन प्रदेश होते हैं, कृषि होती है। फिर आते हैं हम जीवन प्रदेशों में शीतोष्ण कटिबंधीय, जो प्रेरी घास मैदान है, वो जीवन प्रदेशों में आ जाते हैं। और फिर हम जाते हैं लास्ट में, जो ध्रुवीय प्रदेश है, वो किसमें आ जाते हैं, मृत प्रदेशों में आ जाते हैं, वो बर्फ से ढकते रहते हैं, वहां पे कृषि कार्य या वनस्पतियां हैं वो नहीं मिलती है। तो इस आधार पर इन्होंने बांटने का प्रयास किया है। तो आई होप आपको ये पूरी जो रूपरेखा है, वहां से कृषि चली और वहां तक उसको हम कृषि प्रदेशों में धीरे धीरे बांटते हुए फिर हम वीटलसी का लास्ट में पढ़ेंगे, तो आपको अच्छे से पूरी प्रस्तावना समझ में आ रही होगी। जहां पर भी डाउट हो आप मुझे कमेंट में बता दें, कमेंट में बताना, है ना, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में है वो शामिल कर लेंगे। तो ये जो पूरा रीजन है वो चलता है, और उसके बाद में उपयुक्त दोनों विद्वानों ने क्या करा, कृषि प्रादेशिकरण में प्राकृतिक वातावरण की अनुकूलता के आधार पर विभाजित करता है। अतः और इसमें यह है कि अगर आप कृषि कर रहे हो और कृषि करते समय कृषिकर्ता कौन है, मानव, या और कोई करने आ जाता है, मानव करता है। जो प्राकृतिक दशाएं हैं वो दशाएं तो है ही विद्यमान, उसे तो हम नकार नहीं सकते, ऐसा बोल नहीं सकते कि प्राकृतिक दशाएं हैं वो विद्यमान नहीं है। प्राकृतिक दशाएं विद्यमान है ना, और वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। लेकिन प्राकृतिक दशाएं होते हुए भी अगर मानव ये नहीं चाहता कि मुझे कृषि नहीं करनी, तो आप उससे करवा नहीं सकते, है ना। और मानव अगर ये चाहता है कि प्राकृतिक दशाएं प्रतिकूल है, यानी उसके पक्ष में नहीं है और मुझे कृषि कार्य करना है इस क्षेत्र में, तो आप उसे रोक नहीं सकते, है ना। तो आप उस क्षेत्र में कृषि होगी, तो मानव प्राकृतिक वातावरण तो है, लेकिन मानव भी महत्वपूर्ण कारक है और महत्वपूर्ण पक्ष है, जिसे जब हम भौतिक उपागम की बात करते हैं तो उसमें जो विद्वान है वो उस मानव के जो तत्व है, मानव का जो तत्व है, उसकी जो प्रधानता है कृषि में, उसे नकार देते हैं, उसे ध्यान में नहीं रखते, नहीं रखा ना। और इसी आधार पर हम कह सकते हैं कि ये विभाजन क्या है, थोड़ा सा यह है त्रुटिपूर्ण विभाजन है, इसमें थोड़ी सी क्या है, गलतियां हैं, एरर इसमें है। और बेकर द्वारा ये भी ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पूछा गया है, बेकर द्वारा भी कृषि प्रादेशिकरण में प्राकृतिक वातावरण के जो तत्व है उन्हें ही प्रमुखता से ध्यान दिया गया है, और चीजों से ज्यादा बेकर ने भी प्राकृतिक वातावरण में ही ध्यान दिया गया है। बेकर क्या बोलते हैं, कृषि प्रदेश ऐसा क्षेत्र है जहां कृषि संबंधी विशेषकर पैदा की जाने वाली फसलों में क्या हो, समरूपता हो, यानी जो हम पढ़ रहे हैं परंपरागत उपागम, जहां पर एक जैसी फसलें पैदा होती है वो ही है। लेकिन मुझे ये बताओ, एक जैसी फसल तो अपने पंजाब में भी होती है गेहूं, और गेहूं है वो यूएसए में भी होता है, और गेहूं है वो मध्य एशिया में भी होता है। लेकिन क्या हम इन तीनों को एक जैसे कृषि प्रदेश में डाल सकते हैं या रख सकते हैं, नहीं रख सकते। ये तीनों अलग अलग कृषि प्रदेश है और इनमें हम एक जैसी समानता नहीं रख सकते। तो फसल ही नहीं है, साथ ही साथ आर्थिक और मानव भी महत्वपूर्ण तत्व है। तो इस आधार पर हम इसे बांटते हैं। वीटलसी ने बेकर द्वारा विभाजित जो कृषि प्रादेशिकरण है, प्रदेश है, उसे त्रुटिपूर्ण बताया है, यानी उसमें गलतियां बताई है। तो ये ध्यान में रखना, वीटलसी ने कौन से विद्वान के जो कृषि प्रादेशिकरण है उसकी आलोचना की थी या उसे गलत बताया था, वो बेकर ने जो विभाजित किया था, बेकर ने जो इसे बांटा था, उसे वीटलसी ने त्रुटिपूर्ण बताया था या गलत बताया था। तो ये हमारा फिजिकल आधार पर था। अब चलिए देखते हैं नेक्स्ट, आर्थिक उपागम। आर्थिक आधार पर हम इसे कैसे बांटते हैं। आर्थिक उपागम, आर्थिक अप्रोच, जिसमें वीटलसी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी, और इन्हीं ने फिर आगे चलकर विश्व को 13 महत्वपूर्ण कृषि प्रदेशों में बांटा था। कृषि प्रादेशिकरण के लिए प्राकृतिक उपागम के साथ साथ, प्राकृतिक को है ही,
कौन सी जलवायु है, कौन सी मृदा है। ऐसा तो है ही नहीं कि ऐसी जलवायु जिसमें चावल की फसल होती है वहां पर हम गेहूं की फसल उगा लेंगे। अच्छी उत्पादन, अच्छा फसल तो चावल का ही होगा। तो आर्थिक प्राकृतिक के साथ साथ आर्थिक संकेतक जैसे कृषि कार्य, फार्म उद्यम कैसा है, क्षेत्र विशिष्टता कैसी है, बाजार कैसा है उस क्षेत्र में, ये भी है, श्रम कैसा है, मशीनीकरण कैसा है, यातायात कैसे है, आर्थिक प्रशासनिक नीतियां कैसी है, भी कृषि प्रादेशिकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तो ये चीज ये ध्यान रखनी है आपको कि जब हम आर्थिक उपागम में आते हैं तो वो ये नहीं कहते कि प्राकृतिक जो तत्व है, प्राकृतिक जो चीजें हैं जैसे मृदा हुई, वर्षा हुई, तापमान हुआ, और ये जो विशेषताएं हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है। नहीं, वो महत्वपूर्ण है, तभी आपकी फसल होगी, लेकिन उनके साथ साथ यानी उसमें और चीजें उन्होंने ऐड की है, और उनके साथ साथ आपके जो आर्थिक संकेतक हैं जैसे कृषि कार्य किस तरह से होता है, फार्म का उद्यम है वो किस तरह से हो रहा है, क्षेत्रीय विशिष्टता कैसी है, बाजार कैसा है वहां पर, जैसे बाजार में जो डिमांड है उस आधार पर, जैसे अभी जो टमाटर है, टमाटर का अगर जो रेट ज्यादा है तो कृषक टमाटर उगाएंगे, निश्चित है। तो बाजार में किस तरह की डिमांड है ये भी देखनी पड़ती है। श्रम कैसा है वहां पर, श्रम सस्ता है तो मशीनीकरण नहीं होगा, श्रम महंगा है तो मशीनीकरण ज्यादा होगा। तो ये चीजें हैं, मशीनीकरण है। फिर यातायात के साधन कैसे है, आप बाजार तक यानी दूर तक, शहरों तक जा सकते हैं। एक हमने देखा है ना अपने आसपास, देखो पहले क्या है 1 किलोमीटर, 2 किलोमीटर या 3 किलोमीटर जो शहर से दूर होते थे वो ही है, वो फल और सब्जी उत्पादन में योगदान देते थे। सब्जियां बाजार में आती है, बाजार सब्जियों के लिए बाजार कौन सा है, शहर। लेकिन अब जैसे जैसे सड़कें अच्छी हुई हैं, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हुआ है, वाहन भी हमारे पास अच्छे आए हैं, तो वैसे वैसे क्या है 10 किलोमीटर, 15 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूर भी जो किसान है वो भी फल उत्पादन या सब्जी उत्पादन में लगे हुए हैं, वो भी क्या है आपके जो अनाज उत्पादन है उसमें कम संलग्न रहते हैं। तो ये भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जो वहां का जो पैटर्न है उसे चेंज करता है। आर्थिक प्रशासनिक नीति है वो भी, जैसे हमारा राजस्थान है तो उस राजस्थान में आप मोटे अनाज जो उगाएंगे, बाजरा आदि, तो उनके लिए ये प्रमुख रूप से महत्वपूर्ण रहता है। लेकिन आप देखेंगे एमएसपी की वजह से जो नीति है, एमएसपी जो मिलती है ना, एमएसपी में गेहूं की फसल के लिए अच्छा मिलता है एमएसपी, तो गेहूं की फसल का उत्पादन ज्यादा होता है। तो ये चीज महत्वपूर्ण रहती है कि आप जो प्रशासनिक नीतियां हैं वो किस तरह से कार्य कर रही है। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये हमारे व्हीटलसी है। तो व्हीटलसी ने क्या करा, व्हीटलसी महोदय ने 1936 में विश्व के कृषि प्रदेशों को बांटा, 13 कृषि प्रदेशों में बांटा। ये ध्यान रखना है, इन्होंने 13 कृषि प्रदेशों में आर्थिक आधार पर बांटा है। आर्थिक आधार यानी प्राकृतिक तो है ही, साथ ही साथ मानवीय तत्वों को भी इन्होंने इसमें शामिल किया है। अब थोड़ा सा हम व्हीटलसी के बारे में जान लेते हैं। इनका जन्म है वो 1890 में हुआ था और मृत्यु है वो 1956 में हुई थी। जन्म कब हुआ था, 1890 में, और मृत्यु 1956 में हुई थी। ये क्या है, हिस्टोरिकल अमेरिकन ज्योग्राफर थे। ये कृषि भूगोल से ही संबंधित नहीं थे, बल्कि ये हिस्टोरिकल अमेरिकन ज्योग्राफर थे और साथ साथ ही कृषि भूगोल में भी उल्लेखनीय कार्य किया और विश्व को कृषि विभागों में विभाजित किया था। ये हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे, है ना, और साथ ही साथ द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिकन नेवी में एक अफसर के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। तो द्वितीय विश्व युद्ध जब हुआ था तो उसमें भी ये शामिल हुए थे। इनका एक और कार्य है जो एग्जाम में पूछा जा सकता है और पूछा गया भी है एक बार नेट जेआरएफ वाली एग्जाम में, तो इसको ध्यान में रखना है, इसे आपको अवॉइड नहीं करना है। वो जो कार्य है वो पॉलिटिकल ज्योग्राफी पर है, और पॉलिटिकल ज्योग्राफी में क्या है, द चेंजिंग मैप पैटर्न ऑफ द कंटेम्पररी पॉलिटिकल वर्ल्ड, यानी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वहां का जो वर्तमान
इसके बारे में बताऊं, ये जो कार्य था इनका, तो द्वितीय विश्व युद्ध के बाद विश्व का जो परिदृश्य है वो चेंज हो रहा था। मैप कैसे चेंज हो रहा था, ऐसा तो नहीं महाद्वीप बड़े या छोटे हो रहे थे, अफ्रीका बड़ा नहीं, अफ्रीका उतना ही था, लेकिन उस अफ्रीका में जो ब्रिटिश सत्ता थी, फ्रांसीसी सत्ता थी, स्पेनिश सत्ता थी, जैसे भारत था, तो ये सब आजाद हो रहे थे और आजाद होने के बाद इनका विभाजन हो रहा था और राजनीतिक आधार पर अलग अलग देश बन रहे थे और मैप है जो दुनिया का जो मानचित्र है वो चेंज हो रहा था। पहले भारत कितना बड़ा था, लेकिन बाद में धीरे धीरे भारत के कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा गया। तो 3 भागों में जब भारत बटा तो मानचित्र, जो पॉलिटिकल मानचित्र है वो चेंज हुआ या नहीं हुआ। अफ्रीका में भी बहुत सारा पॉलिटिकल मानचित्र है वो चेंज हुआ, तो उस पर जो उसका पैटर्न है, किस तरह से ये चेंज हो रहा है पॉलिटिकल मानचित्र, उस पर इन्होंने भी महत्वपूर्ण कार्य किया था। तो ये पुस्तक है, ये जो कार्य ये पूछा जा सकता है, द चेंजिंग मैप पैटर्न ऑफ द कंटेम्प्रेरी पॉलिटिकल वर्ल्ड, और वो कंटेम्प्रेरी यानी वर्तमान वाला जो पॉलिटिकल वर्ल्ड जो मैप है वो कौन सा है, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट। इन्होंने 4 महत्वपूर्ण किताबें हैं इनकी जो आ सकती है एग्जाम में, वो महत्वपूर्ण रहती है। कौन सी है, एनवायरमेंटल फाउंडेशंस ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री 1940 में लिखी, जर्मन स्ट्रेटेजी ऑफ वर्ल्ड कॉन्सेप्ट 1942 में लिखी, एन इंट्रोडक्शन टू इकोनॉमिक ज्योग्राफी 1925 में है, और टाइप ऑफ क्लाइमेट ए प्रीप्रिंट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी 1922 में। तो ये भी महत्वपूर्ण पुस्तक है। ठीक है, और ये महत्वपूर्ण है, और पीछे वाली जो है वो, तो ये 3, ये टाइप ऑफ क्लाइमेट ए प्रीप्रिंट फ्रॉम प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक ज्योग्राफी 1922, इसे भी आप अच्छे से ध्यान में रखना, यह भी आ सकती है। तो व्हीटलेसी के वर्गीकरण में हमें सिर्फ कृषि प्रदेशों के बारे में ही नहीं पढ़ना, हमें ये जानना है कि व्हीटलेसी भी कौन थे और वो इस आधार तक कैसे आए, किस तरह से वो इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि विश्व के जो कृषि प्रदेश है उनमें हमें मानवीय और भौतिक दोनों को मिश्रण देना है। तो इस आधार पर हमें पूरा जाना, कृषि क्या होते हैं, कृषि प्रदेश क्या होते हैं, तो इस तरह से व्हीटलेसी ने इसे बांटने का प्रयास किया है और व्हीटलेसी की जो कार्य है उन्हें भी हमने जाना। तो चलिए अब चलते हैं, जो हमारा लास्ट है वो है व्हीटलेसी के कृषि प्रदेश, उन पर हम चलते हैं। और जाने से पहले अगर आप हमारे साथ बने हुए हैं, आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो एक बार शेयर जरूर करना साथ, जिससे क्या होगा हमारे साथ आने वाले समय में जब हम दोबारा आएंगे तो और भी नए दोस्त हमारे साथ जुड़ सकेंगे, और वो दोस्त कौन से होंगे, आप ही के दोस्त होंगे, उन्हें भी इसे लेक्चर से फायदा मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो को लाइक करना है और सब्सक्राइब अगर आप नहीं करें अभी तक चैनल को तो सब्सक्राइब भी करना है। और वीडियो की अगर पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ का के लिए हमारा जो टेलीग्राम लिंक है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से आप वीडियो की प्लेलिस्ट भी, वो पीडीएफ भी ले सकते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हीटलेसी ने 1936 में कृषि प्रदेश के बारे में मिला के अनुसार व्हीटलेसी ने 1936 में कहा कि कृषि प्रदेश होते क्या है, और उस होते क्या में उन्होंने कहा ऐसे विस्तृत क्षेत्र होते हैं, यानी ऐसे बड़े क्षेत्र, छोटे छोटे क्षेत्र तो होंगे नहीं, बड़े क्षेत्र होते हैं जहां फसलों की किस्मों तथा उसकी उत्पादन विधि में समरूपता मिलती है। यानी फसल जैसे बाजरा है या गेहूं है तो उस गेहूं को उपजाया किस तरह से जा रहा है उसमें भी समानता मिलती है। यानी फसल की किस्म है, यानी फसल की जो वैरायटी है वो समान है, और वैरायटी को उत्पादन करने के लिए जो मेथड यूज में ले रहे हैं वो भी सेम है। जैसे अमेरिका में है गेहूं है तो गेहूं मशीनों से उगाया जाता है, विस्तृत क्षेत्र में उगाया जाता है, ठीक है। भारत में क्या होता है, गहन निर्वाह होता है, तो है तो गेहूं लेकिन दोनों को उगाने की जो विधि है, मेथड है, वो अलग अलग है। भारत में श्रम ज्यादा यूज में लेते हैं, मशीनीकरण कम यूज में लेते हैं। अमेरिका में मशीनीकरण ज्यादा है, श्रम अलग है, तो दोनों के जो प्रकार है, टाइप है, वो अलग अलग हो गए। भारत में जो खेतों का आकार है
है ना, वो छोटा है, अमेरिका में बड़ा है। तो इस आधार पर भी कृषि प्रदेश है वो बांटे जाते हैं, यानी फसल भी सेम होना जरूरी नहीं है, साथ में उसकी जो उत्पादन विधि है वो भी समान होनी चाहिए। फसल और उसकी उत्पादन विधि वो दोनों कैसी होनी चाहिए, समान होनी चाहिए। और उसके लिए इन्होंने 5 चीजें बताई हैं कि वो समरूपता जो हमें मिलनी है, वो समरूपता कौन कौन सी चीजों में हम देखते हैं एक कृषि प्रदेश में। अगर एक कृषि प्रदेश हम बताएंगे कि ये 2 क्षेत्र हैं जो दोनों समान कृषि प्रदेशों में आएंगे, तो उसके लिए हमें 5 चीजें हैं वो देखनी पड़ती है। फसल और उसकी उत्पादन विधि, ठीक है, कृषि में प्रयुक्त उपकरण कैसे हैं, ठीक है, मशीनीकरण है, मानव श्रम है, कैसे उपकरण हम यूज में ले रहे हैं, कृषक का आवास कैसा है, वो किस तरह से मकानों में रहता है, किस तरह का पैटर्न उसमें पाया जाता है, रहन सहन का ढंग कैसा है, तथा जीवन स्तर के माध्यम से भी मापा जाता है। तो ये सारी चीजें हैं जिनसे हमें यूज में लेना है, ठीक है। इस प्रकार एक प्रदेश अपने पड़ोसी कृषि प्रदेश से समरूप तथा संबद्धता से पूर्णतः भिन्न होता है, यानी एक कृषि प्रदेश दूसरे कृषि प्रदेश से अलग कैसे होगा, तो ये 5 चीजें उसमें हम मानते हैं। कितनी चीजें मानते हैं, 5 चीजें इसमें हम शामिल करते हैं। फिर इसमें ही व्हीटलसी ने 5 और मापदंड दिए, इसके लिए भौतिक और आर्थिक जो वर्गीकरण है इंपोर्टेंट, वो तो वह माप है ना। और इससे क्वेश्चन आया था आपका अभी यूपीएससी एससी की जो एग्जाम हुई थी असिस्टेंट प्रोफेसर की, तो उससे यही क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में क्या था कि उस जो कृषि प्रदेश है उसमें फसल और पशुपालन का संयोजन कैसा है, फसल ज्यादा महत्वपूर्ण है, पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण है, कौन सी चीजें ज्यादा महत्वपूर्ण है, भूमि उपयोग क्षमता और उत्पादन विधि किस तरह की है, कृषि उत्पादों का उपयोग किस तरह से होता है, आपके जीवन निर्वाह के लिए होता है या व्यवसायिक स्तर पर आप उसे बेचते हैं, तो कृषि उत्पाद जो आपने प्राप्त किए हैं उनका उपयोग आप किस तरह से करते हैं, कृषि कार्यों में उपयोगी उपकरण यंत्रों और आवासीय दशाएं किस तरह की विद्यमान है, साथ ही कृषि में श्रम पूंजी संगठन आदि की विनियोग की मात्रा किस तरह की है, कितना आपने श्रम लगा रखा है, कितनी पूंजी लगा रखी है और कितना ही आपने उसमें मशीनीकरण कर रखा है, एक में ज्यादा होगा एक में कम होगा, तो उस आधार पर भी अलग अलग कृषि प्रदेश है वो बांटे जाएंगे। तो ये 5 आधार है जिसके आधार पर वर्गीकरण किया गया है। तो इस तरह से हम समझते हैं कि व्हीटलसी ने इन 5 आधारों के आधार पर क्या करा है, 13 कृषि प्रदेश बताए हैं। और वो 13 कृषि प्रदेश हैं वो कौन से हैं दोस्तों, तो व्हीटलसी से 13 कृषि प्रदेश फाइनली हम यहां तक पहुंच गए और इसके बाद में हम धीरे धीरे सभी कृषि प्रदेशों के बारे में जानेंगे। तो कौन से हैं, पहला है चलवासी पशुचारण, ठीक है, अभी हम नाम जानते हैं सिर्फ नोमैडिक हर्डिंग, चलवासी पशुचारण। फिर व्यवसायिक पशुपालन प्रदेश, दोनों में पशुपालन हो रहा है, व्यवसायिक पशुपालन में भी और चलवासी में भी, लेकिन चलवासी में अलग तरह से पशुपालन होगा और व्यवसायिक में अलग तरह से पशुपालन होगा। दोनों में जो पशुपालन का जो मेथड है वो निश्चित रूप से कैसा होगा, अलग अलग तरह का होगा। फिर आ जाता है स्थानांतरित कृषि, प्रारंभिक स्थायी कृषि या आदिम स्थायी कृषि। दोनों स्थानांतरित कृषि और प्रारंभिक स्थायी और आदिम स्थायी कृषि दोनों ही पुरानी तकनीक है, कृषि की पुरानी पद्धतियां हैं, परंतु फिर भी दोनों में अलग अलग होता है। स्थानांतरित कृषि में क्या होता है, एक स्थान पर रुककर कृषि नहीं होती, लेकिन आदिम कृषि में एक स्थान विशेष पर रुककर वहीं पर कृषि होती है। बस यंत्रीकरण का दोनों में समान है, बस अंतर इतना है एक में एक ही स्थान पर होता है, एक में स्थान बदले जाते हैं। तो इन पर भी हम जानेंगे। फिर आता है चावल प्रधान गहन निर्वाह कृषि और चावल विहीन गहन निर्वाह कृषि। गहन निर्वाह कृषि हो रही है ना, पद्धति सेम है और सारी चीजें सेम है, श्रमिक ज्यादा लगेंगे, खेत छोटे होंगे दोनों में ही, लेकिन एक में चावल होगा और एक में चावल नहीं होगा। तो ये इसमें कृषि किस आधार पर बांटा है, इसमें फसल के आधार पर बांटा है। फसल उत्पादन की विधि समान है, दोनों में फसल उत्पादन की क्या है, विधि समान है, लेकिन फसलें ही इसमें चेंज है। तो चावल विहीन और चावल प्रधान। फिर आते हैं
व्यापारिक बागवानी कृषि प्रदेश, भूमध्य सागरीय कृषि प्रदेश, व्यापारिक अन्य उत्पादन कृषि प्रदेश, व्यापारिक फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश, निर्वाह फसल एवं पशु उत्पादन कृषि प्रदेश। फसल और पशु उत्पादन का संयोजन है, लेकिन उसमें भी एक व्यापारिक स्तर पर हो रहा है और एक जीवन निर्वाह के लिए हो रहा है। फिर आते हैं व्यापारिक दूध पशुपालन कृषि प्रदेश यानी डेयरी फार्मिंग, और विशिष्ट बागवानी प्रदेश। तो इस आधार पर वीटलसी टोटल कितने कृषि प्रदेश बांटता है? 13 कृषि प्रदेश है वो वीटलसी है वो बांटते हैं। 13 महत्वपूर्ण कृषि प्रदेश हैं। इनके नाम तो आपको सभी को याद रखने हैं, इनकी डिटेल भी जाननी है। तो आज हम एक कृषि प्रदेश के बारे में जानते हैं और फिर जो नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें जितना ज्यादा हो सके उतने ज्यादा कृषि प्रदेशों के बारे में जानेंगे। लगभग आज वाला लेक्चर, एक लेक्चर और उसके बाद में लास्ट, यानी 3 लेक्चर टोटल इसमें बनने वाले हैं। महत्वपूर्ण होने वाला है और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करना है और सब्सक्राइब जरूर से जरूर करके जाना है दोस्तों, ठीक है। तो अब इसमें हम देखते हैं पहला जो कृषि प्रदेश है वो कौन सा है? चलवासी पशुचारण प्रदेश। चलवासी पशुचारण प्रदेश यानी ऐसे कृषि प्रदेश जहां पे क्या होता है? पशुचारण होता है, कृषि नहीं होती। कृषि होती ही नहीं है, पशुचारण होता है। पशुचारण इसमें होता है घास वाले क्षेत्रों में, यानी इन क्षेत्रों में इतनी वर्षा नहीं होती है जिससे यहाँ पे कृषि कार्य हो सके, परंतु इतनी वर्षा हो जाती है जिससे इन क्षेत्रों में घास है वो आसानी से उग जाती है। अब पूरा जो क्षेत्र है ये माने हम ये क्षेत्र है, इस क्षेत्र में घास है, ठीक है, पूरे में घास है। तो यहां से पशुचारण प्रारंभ करते हैं और चरते चरते पूरे लास्ट और यहां तक आते हैं। तो ये क्या करते हैं? घास का पीछा करते हुए, पानी का पीछा करते हुए ये पशु चलते हैं और पूरे क्षेत्र में चलते रहते हैं, यहां तक जाएंगे और फिर वापस से यहां तक आएंगे। तो ये जो पशुचारण प्रदेश है उनमें घास और पानी का पीछा करते हुए ये जो क्षेत्र है इनमें चलते रहते हैं। तो इसी कारण इन्हें भूमध्य या खानाबदोश अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। भूमध्य और खानाबदोश अर्थव्यवस्था इसे कहा जाता है। ये स्थायी रूप से निवास नहीं करते। क्यों नहीं करते? पशुओं को चाहिए घास और घास वो स्थायी रूप से मिलती नहीं है, क्योंकि 10, 15, 20 दिनों के अंदर वो उस आसपास के एरिया की घास समाप्त कर देंगे। तो अगले क्षेत्र में जाना है, दोबारा घास तो तभी आएगी जब वर्षा होगी। तो आगे वाले क्षेत्र में जब जाएंगे तो वो स्थायी निवास नहीं कर पाते। इन क्षेत्रों में भौगोलिक दशाएं फसल उत्पादन से अनुकूल नहीं होती है, हालांकि प्राकृतिक घास स्वतः ही उपलब्ध हो जाती है। विश्व में ऐसे क्षेत्र कौन से क्षेत्र होंगे? शुष्क क्षेत्र होंगे निश्चित रूप से, है ना। शुष्क क्षेत्रों में शामिल होते हैं, जैसे सहारा से अरब का जो शुष्क प्रदेश है वो आ जाएगा, मध्य एशियाई देश आ जाएंगे, तिब्बत आ गया, मंगोलिया आ गया, टुंड्रा आ गया, ये वाले क्षेत्र आ जाएंगे। पशु जिनमें भेड़, बकरी, ऊंट, रेंडियर आदि शामिल होते हैं, यही चीज सारी पशु इसमें शामिल होते हैं। एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने के दौरान चराना ही मुख्य व्यवसाय इनका होता है। ज्यादा ये कुछ करते नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान तक इन्हें चरा लेते हैं। ये जो दूरी है वो घास से तलाश में तय की जाती है। अभी समझाया। मुख्य पशु कौन सा है? भेड़ है। भेड़ मुख्य पशु है, उनसे ऊन, दूध, मांस और चमड़ा आदि इनसे प्राप्त होता है। ऊन, दूध, मांस और चमड़ा इनसे प्राप्त होता है और यही इनकी आय का प्रमुख स्रोत है। कृषि तो करते नहीं है, पशुओं को पालते हैं, उनसे जो उत्पाद प्राप्त होते हैं, ऊन हुआ, मांस हुआ, दूध हुआ और चमड़ा जो प्राप्त होता है, वही इनकी आय का प्रमुख स्रोत होता है और उसी से ये अपनी अर्थव्यवस्था चलाते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं। ऐसे ये क्षेत्र होते हैं, जैसे ये तंबू लगाते हैं, अस्थायी निवास होते हैं। इन्हें बाद में जब यहाँ से जाएंगे आसपास ये पशु इस पूरे क्षेत्र में चढ़ लेंगे, यानी इस पूरे क्षेत्र का उपयोग कर लेंगे, तब ये यहाँ से तंबू उठाए और दूसरी जगह पर चले जाएंगे पशुओं को साथ में लेकर। इनके जो निवास है वो तंबू होते हैं, गुफा झोपड़ी होती है। सुगमता पूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने में सहायता इनकी रहती है। जनजाति जैसे कज्जा,
फिर विजफेप, पालमेत्स, मंगोल आदि जनजाति इनमें होती है। वर्तमान में जो सरकार है, ये जो क्षेत्र है वो मध्य एशिया और इनमें होते हैं, तो इन क्षेत्रों में साम्यवादी सरकार पाई जाती है। कौन सी सरकार? साम्यवादी सरकार। तो वर्तमान में जो साम्यवादी सरकार है उनके प्रयास से खानाबदोश जो जीवन है वो स्थायी प्रदान करने लग रहे हैं, और इस कारण इनकी जो अर्थव्यवस्था में हासमान वृद्धि विद्यमान है, यानी इनकी अर्थव्यवस्था घट रही है। वैसे कौन सी अर्थव्यवस्था? चलवासी वाली, चलवासी जो पशुचारण से जो अर्थव्यवस्था इनकी चल रही थी उसमें क्या है, कमी आ रही है। क्यों कमी आ रही है? क्योंकि ये धीरे धीरे स्थायित्व की ओर जा रहे हैं। जिन क्षेत्रों में ये पाए जाते हैं, जहां पे ये लोग निवास करते हैं, वहां से सरकार यह प्रयास कर रही है ये स्थायी रूप से निवास करना प्रारंभ करें, और इन प्रयासों में उन्हें सफलता भी मिल रही है, जिस वजह से इनकी जो अर्थव्यवस्था है, इनकी जो रोजी रोटी जो चलती थी उसमें कमी आ रही है। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया ऐसी अर्थव्यवस्था वाले क्षेत्रों में व्यापारिक पशुपालन क्या है, विकसित हो गए थे। अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया जैसा जो क्षेत्र है वहां पर भी ये अर्थव्यवस्था स्टार्टिंग में पाई जाती थी, लेकिन वहां पर क्या है, व्यापारिक पशुपालन विकसित हो गया है, और वो हम दूसरे कृषि प्रकार में पढ़ेंगे। ठीक है, फिर आ जाता है इनमें जो ट्रेंड चल रहे हैं, जैसे इन क्षेत्र और जनसंख्या दोनों में क्या है, कमी आ रही है। क्यों? क्योंकि ये स्थायित्व की ओर जा रहे हैं। फिर है समशीतोष्ण घास से मैदानों में क्या हो रहा है, व्यापारिक पशुपालन विकसित हो गया है। तीसरा जो है, अनेक चलवासी पशुपालक वाले क्षेत्रों में कृषकों ने स्थायी कृषि प्रारंभ कर दी है, जिस वजह से भी इनमें कमी आ रही है। और लास्ट कौन सा है, तकनीकी और बाह्य जगत से संपर्क के कारण पश्चिमी साइबेरिया, सऊदी अरब, ईरान, टर्की, संयुक्त अरब गणराज्य, उत्तरी अमेरिका, टुंड्रा से खानाबदोश की अर्थव्यवस्था प्रारंभिक स्थायी प्रकार की हो गई है। प्रारंभिक स्थायी प्रकार कैसी? अब वो लोग चलवासी नहीं करते हैं, स्थायी निवास करना प्रारंभ कर दिए हैं, स्थायी रूप से है वो कृषि कार्य करना प्रारंभ कर दिए हैं, जिस कारण अभी वो इतना डेवलप स्टेज में कृषि कार्य नहीं कर पा रहे हैं जितना और विश्व है, लेकिन वो स्थायी जीवन प्राप्त कर दिए हैं, कर रहे हैं और स्थायित्व प्राप्त कर रहे हैं। इसलिए इनकी जो कृषि कार्य है वो भी प्रारंभिक स्टेज में ही है, इसलिए इन्हें प्रारंभिक स्थायी व्यवस्था में ये शामिल है। तो ये आपका चलवासी पशुपालन है। फिर हम चलते हैं व्यापारिक पशुपालन पर, जो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे दोस्तों। आई होप आप सभी को ये अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो शेयर करना, लाइक करना और सब्सक्राइब जरूर करना। बाकी जो 12 कृषि प्रकार है उन्हें भी हम कल वाली जो क्लास रहेगी उनमें इससे विस्तार से अध्ययन करेंगे। धन्यवाद दोस्तों। और पीडीएफ अगर चाहिए तो आप लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहां से ले लेना। टॉपिक पूरा होने के बाद ही मिलेगी, है ना, ये भी आप ध्यान रखना। तो 2 लेक्चर और आएंगे, उसके बाद में आपको पीडीएफ वहां से मिल जाएगी। धन्यवाद दोस्तों।